कहानी का ये 16वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। भानु भानु धारा आवाज लगा रही थी और भानु रेलिंग थामे खड़ा पड़ोस में अपनी माँ की गोद में मचलते हुए बच्चे को निर्निमेष दृष्टि से देख रहा था। अरे यहाँ क्यों खड़े हो, आ जाओ खाना खा लो। धार ने पीछे खड़े होकर उसके बालों पर हाथ फेरा और उसकी नजर भी अपनी गोद में बैठे बच्चे पर चली गई जो अपनी माँ से पता नहीं किस बात की जिद कर रहा था। और उसकी माँ उसे मुस्कुराते हुए गोद में भरे चूमे जा रही थी। धारा का दिल धक से रह गया। उसने एक नजर सामने डाली, फिर भानु के चेहरे की तरफ देखा। भानु तिरछित नेत्रों से बच्चे और उसकी माँ को एकटक घूर रहा था। उसने नीचे झुककर भानु का गाल चूमा और फिर उसे हाथ से पकड़कर अपने साथ ले चली। उसे अपनी हालत याद आ रही थी। माँ के चल बसने के बाद किसी माँ का अपने बच्चे से लाड लड़ाने पर उसका भी दिल तड़प उठता था और उसे अपनी माँ की याद आ जाती थी। माँ बाप की मौत बच्चों से उनके सिर का साया ही नहीं छीनती, बल्कि उनका लाड दुलार, उनका बचपन सब छीन लेती है। उनकी जिदें, खेल, फरमाइशें भी माँ बाप के साथ ऐसे समय ही दम तोड़ देती हैं। माँ बाप जैसा प्यार शायद ही जिंदगी में और कोई कर पाता हो। माँ बाप के मरते ही बच्चे एकदम से बड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनके नखरे और लाड उठाने वाला कोई नहीं होता है। बहुत जल्दी ही 1 महीना बीत गया और धारा के इस शहर से विदा लेने के दिन करीब आ गए। भानु पहले तो यहाँ से जाने पर ना नुकुर करता रहा, लेकिन धारा का रुख देखकर वो समझ गया था कि यहाँ से जाना ही पड़ेगा। डॉक्टर मिदिल खुद तो उन्हें छोड़ने जा नहीं पाए, लेकिन उन्होंने धारा और भानु के सुरक्षित वहां पहुंचने का पूरा प्रबंध कर दिया था। एक बहुत लंबी यात्रा के बाद जब वो दोनों थके हुए शरीर के साथ घर से सबसे नजदीक सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन पर उतरे, तो पहाड़ों की चिर परिचित ठंडी हवाओं ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर साहब के घर की देखभाल करने वाले गोस्वामी जी स्टेशन पर उन्हें लेने आए थे। वो अधेड़ आयु के मजबूत कद काठी के इंसान थे और उनके चेहरे पर बच्चों की तरह निश्चल मुस्कान थी। बस इतना सा सामान है, उन्होंने हंसते हुए पूछा और धारा के मना करते हुए सारा सामान खुद ही उठाकर चल दिए। बाहर एक पुरानी सी छोटी कार खड़ी थी, जिसमें उन्होंने सामान रख दिया और फिर दरवाजा खोलकर धारा और भानु को बैठने को कहा। भानु खुशी खुशी उनके साथ आगे की सीट पर बैठ गया। यूं तो वो कार में कई बार बैठ चुका था, लेकिन ये कार खास तौर से उन्हें लेने आई थी, इसीलिए भानु की खुशी का ठिकाना नहीं था। पहाड़ी ऊंचे नीचे रास्तों पर होते हुए वो अपने गंतव्य की ओर चल दिए। रास्ते में फैली लुभावनी हरियाली और चाय के बड़े बड़े बागान उनको मंत्र मुग्ध कर रहे थे। घर पहुंचते पहुंचते काफी समय लग गया। यहाँ काफी ठंडा था। धारा को अपने गांव की याद आ गई। उनके पहाड़ी गांव का सौंदर्य भी देखते ही बनता था। और भानु, जो पहले यहाँ आने को अनिच्छुक था, अब बहुत ही खुश लग रहा था। सुंदर से छोटे से घर के सामने रुकते ही वो बिना कहे बाहर निकल आया। गोस्वामी जी सामान उतारने लगे। दीदी, कितनी सुंदर जगह है, बिल्कुल हमारे घर जैसी। वो धारा का हाथ पकड़कर खुशी से उछलकर बोला। हाँ चलो, सामान उतारने में मदद करो, अपना बैग अंदर ले चलो। धारा ने प्यार से कहा। ना ना, हम कर तो रहे हैं, बच्ची को खेलने दो, गोस्वामी जी ने टोका। धारा बोली, आप अकेले कैसे करेंगे? धारा ने कुछ सामान खुद भी पकड़ लिया। सामान उठाना तुम्हारा काम नहीं है, लाओ लाओ हमको दो। अरे अंकल, रहने दीजिए, हम लोग उठा लेंगे सामान, गोस्वामी जी बोले। छोड़ो छोड़ो, क्या तुम मुझे डांट पड़वाना चाहती हो? मिदुल दादा मुझ पर बहुत गुस्सा होंगे, उनके मेहमानों से काम कैसे करवा सकता हूँ। उन्होंने सामान धारा के हाथ से ले लिया और अंदर चल दिए। वो बोले, आओ अंदर आ जाओ, खाना तैयार है, फ्रेश हो लो, पहले चाय बनवाता हूँ आप लोगों के लिए। वो अंदर चलने लगे। धारा ने एक नजर डालते हुए उस छोटे से खूबसूरत घर की तरफ देखा। घर तो छोटा सा था, लेकिन चारों तरफ खूब बड़ा सा बगीचा था, जिसमें तरह तरह के फलों के पेड़ लगे हुए थे। पेड़ फूल और फलों से लदे हुए थे। भानु अंदर जाने के बजाय बगीचे की तरफ दौड़ गया। वह अपने हाथों से फल पकड़ पकड़ कर देख रहा था। खुशी से उसका चेहरा खिला हुआ था। धारा स्नेह भरी आंखों से उसे देखते हुए कहीं खड़ी रह गई। प्रत्यक्ष भानु बहुत खुश था।
धारा की उदासी और थकान भी उसे खुश देख कर उड़ गई थी। बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ। गोस्वामी जी सामान रख कर फिर बाहर आ गए थे। भानु आओ, पहले कुछ खा लो फिर खेलते रहना। धार ने भानु को आवाज लगाई। दीदी यहाँ आओ ना, देखो कितने सारे फल लगे हैं यहाँ। भानु खुशी से चिल्लाया, पहले अंदर आओ, अभी थोड़ी देर में चलेंगे। धारा के बुलाने पर वो बेमन से अंदर आ गया। घर बहुत ही साफ सुथरा और आधुनिक ढंग से बना हुआ था। दीदी नमस्ते। किचन में से 30 साल की एक सांवली सी औरत निकल कर आई और धारा को हाथ जोड़कर नमस्ते की। धारा को बड़ा संकोच सा महसूस हुआ, लेकिन उसने भी चुपचाप हाथ जोड़ लिए। थोड़ी देर में वो खाने की ढेर सारी चीजें और चाय लेकर आ गई। एक गिलास में दूध भी था जो उसने भानु के सामने रख दिया। बहुत कहने पर धारा ने चाय के साथ एक आध टुकड़ा खा लिया। खाना खाते समय भी वो सकुचाती रही। जिस तरह से गोस्वामी जी और जानकी उन दोनों का ध्यान रख रहे थे, साफ जाहिर था कि डॉक्टर मितुल ने उनको अच्छी तरह समझाया था। गोस्वामी जी बोले, चिड़िया की तरह खाती हो तुम। गोस्वामी जी हंस रहे थे। अरे बच्चे, तुम तो जवान हो, तुम तो अच्छी तरह खाओ। उन्होंने हंसते हुए भानु को टोका तो भानु शर्मा गया। अंकल, मेरा रूम कहाँ है? धार ने झिझकते हुए पूछा। अरे रूम की क्या बात कही, पूरा घर ही तुम्हारा है। जानकी तो शाम को वापस अपने घर चली जाएगी और मैं पीछे बगीचे में बनी कोठरी में रहता हूँ। और हाँ, ये अंकल वंकल नहीं चलेगा, मुझे दादा कहना होगा। तुम्हारा डॉक्टर भी मुझे दादा ही कहता है। अब तुम लोग थोड़ा आराम कर लो, जानकी भी अपने घर जा रही है। लौटते समय साग भाजी लेकर आएगी, कुछ अपनी पसंद से बनवाना हो तो उसे बोल देना। कहकर वो उठ खड़े हुए। दादा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। भानु उठ खड़ा हुआ। हाँ हाँ चलो, थके नहीं तुम? उन्होंने उसकी तरफ देखा। नहीं। भानु ने अनुमति मांगने वाली नजरों से अपनी दीदी को देखा और उसे कुछ ना बोलते देखकर गोस्वामी के पीछे भाग गया। दीदी, शाम को क्या खाओगी? जानकी वहीं जमीन पर बैठ गई। अरे ऊपर कुर्सी पर बैठ जाइए, नीचे क्यों बैठ रही हैं? धारा हड़बड़ा गई। जानकी बोली, अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शाम को क्या बनाऊं? कुछ भी खा लूंगी, आप जो चाहे वो बना लेना। कहकर धारा मुस्कुरा दी। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ, आप थोड़ी देर आराम कर लो, मैं 2-2.5 घंटे में आती हूँ। जानकी अपनी साड़ी समेटती हुई उठ गई। सबके जाने के बाद घर में शांति हो गई। धारा ने देखा कि घर की साज सज्जा बिल्कुल सिंपल सी थी। एक तरफ एक पोर्ट्रेट लगा हुआ था जिसे पेंसिल से बनाया गया था। ऐसा लग रहा था कि ये डॉक्टर मितुल के माँ बाबा की फोटो थी जो उन्होंने किसी आर्टिस्ट से बनवाई थी। धारा ने गहरी सांस ली। उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर उसके साथ इतने सम्मान युक्त ढंग से व्यवहार किया जाएगा। डॉक्टर मृदुल के प्रति कृतज्ञता से उसका हृदय भर उठा। उनके लिए जो करे वो कम है। बहुत दिनों बाद उन दोनों भाई बहन को किसी ने इंसान समझा और इतना प्यार भरा बर्ताव किया। अगले दिन सुबह धारा जल्दी उठ गई। भानु मीठी नींद में सो रहा था। नहा धोकर वो बाहर बगीचे में निकल आई। बाहर खूब सारे फूल खिले हुए थे। घर में एक छोटा सा मंदिर था जिसमें दुर्गा माँ की सुंदर सी प्रतिमा स्थापित थी। वो पूजा के लिए 2-4 फूल तोड़ने लगी। बहुत जल्दी उठ गई। गोस्वामी दादा अपनी कोठी से निकल कर आए और उसे नहा धोकर तैयार देखकर अचरज करने लगे। जी दादा, मुझे आदत है, कहकर धारा धीमे से मुस्कुराई। साक्षात दुर्गा माँ का अवतार हो बेटी, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, ममता भरे स्वर में कहकर गोस्वामी दादा अंदर चले गए। धारा फूल लेकर मंदिर की तरफ आ गई। पूजा कर लेने के बाद उसने देखा तो भानु अभी भी सो रहा था। वो किचन में चली गई। थोड़ी देर में जानकी भी आ गई। अरे दीदी, तुम तो नहा धोकर तैयार भी हो गई। वो अपनी ठोड़ी पर उंगली रख कर बोली। आहा, कितने सुंदर बाल हैं तुम्हारे, लाओ मैं तुम्हारे बाल बना दूं। वो उसको निहारती हुई बोली। धारा बोली, अरे नहीं, मैं खुद बना लूंगी, जरा भानु को उठा दूं। वो संकुचित होकर भानु के कमरे की तरफ चली गई। जानकी अतीव सुंदरी उस सरल लड़की की तरफ देखती रह गई। कल तो फिर भी वो थकान भरी यात्रा के बाद मुरझाई हुई लग रही थी, लेकिन आज उसका सौंदर्य ताजे फूल को भी मात दे रहा था। बिल्कुल देवी माँ जैसी छप है, जानकी ने मन ही मन में कहा और किचन की तरफ मुड़ गई। जब तक धारा ने भानु को तैयार किया, जानकी ने घर की सफाई करके नाश्ते की तैयारी शुरू कर दी। क्या हो रहा है, कोई उठा नहीं अभी तक?
गोस्वामी दादा पुकारते हुए अंदर घुसे। भानु बोला, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ दादा। भानु फौरन मुस्कुराकर उनके सामने आ खड़ा हुआ। चलो चलो, आज मैं तुम्हें स्कूल ले चलता हूँ। अगर स्कूल तुम्हें अच्छा लगा तो वहीं एडमिशन करवा देंगे तुम्हारा। भानु ने पूछा, और अगर नहीं पसंद आया तो? भानु एक ही दिन में उनसे खूब खुल गया था। तो कोई दूसरे स्कूल चल देंगे, कहकर वो ठहाका मार कर हंस पड़े। धारा ने भानु को आंखें दिखाई और फिर चुपचाप किचन में जानकी की मदद करने चली गई। जानकी उसे देखकर बोली, अरे अरे दीदी, तुम क्यों आई हो? बाहर बैठो, मैं अभी नाश्ता और चाय लेकर आई। धारा बोली, लाओ मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। आप मत करो, मैं करती हूँ। जानकी प्लेट्स उठाकर बाहर आ गई। धार ने बाकी सामान लिया और बाहर टेबल पर लगा दिया। नाश्ता करने के बाद उसे भी डॉक्टर मृदुल के दोस्त के क्लिनिक जाना था। ओ दीदी, तुम क्लिनिक से कितनी देर में आएगा? गोस्वामी दादा ने उसकी तरफ देखकर पूछा तो धारा बोली, देखती हूँ दादा, शायद आज से तो काम शुरू नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर कहेंगे तो आज से ही शुरू कर दूंगी। गोस्वामी जी बोले, लेकिन भाई के एडमिशन के लिए तो तुम्हें भी साथ चलना होगा। ऐसा करते हैं कि तुम्हें क्लिनिक में डॉक्टर साहब से मिलाने के बाद इस जवान का स्कूल भी देख लेंगे। दादा ने तुम्हारे लिए एक सेल फोन खरीदने को कहा है, जिससे बात करने में आसानी रहे। वहीं से फिर मार्केट चले जाएंगे। गोस्वामी दादा ने कहा तो धारा हिचकते हुए बोली, लेकिन सेल फोन की क्या जरूरत है? यहाँ फोन है। ओ बाबा, ये बात तो तुम उसी डॉक्टर से पूछना। मुझ तो जो उसने कहा है वो करना ही होगा। गोस्वामी दादा हाथ उठाकर बोले। इधर अरिजीत के एग्जाम्स खत्म होने वाले थे। जैसे जैसे घर जाने के दिन नजदीक आ रहे थे, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अभी तक तो परीक्षाओं के बहाने वो घर से दूर था, लेकिन अब तो घर जाना ही था। वही घर जहाँ जाने को वो बेताब रहा करता था, वहां अब उसे जाने का मन नहीं कर रहा था। अपने आने वाली जिंदगी के बारे में सोचकर उसका दिल डूबने लगता। बिना बात में वो रिया का भी गुनहगार बन गया था। रिया को उससे ज्यादा उसके वैभवशाली विरासत में दिलचस्पी है, लेकिन सही समय पर उसे ये सब ख्वाब देखने से वो मना नहीं कर पाया। इसके लिए वो स्वयं को जिम्मेदार समझकर खुद को अपराधी ठहराता है, लेकिन अपनी खुशी के लिए एक बार जरूर कोशिश करेगा। बिना कोशिश करे वो हथियार नहीं डालेगा। क्या पता मॉम भी उसे समझ सके, और पापा, वो तो जरूर उसकी बात समझेंगे। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वो हार नहीं मानेगा, एक बार कोशिश जरूर करेगा। ये सोचकर उसके दिल को थोड़ा सा सुकून मिलता, पर फिर वही बेचैनी शुरू हो जाती जिसने उसका हाल बेहाल कर दिया था। इधर डॉक्टर मितुल ने अपने साथ के डॉक्टर से बात करनी शुरू कर दी थी। कोई भी जो उनके हॉस्पिटल को उनकी तरह ही चलाता रहे और उनके अधीनस्थ स्टाफ को भी निकाले बिना सब कुछ वैसा ही चला सके। उन्होंने सोचा था कि यहाँ से उन्हें जो भी पैसे मिलेंगे वो बैंक में जमा कर धारा और भानु के भविष्य के लिए सुरक्षित कर देंगे। बाकी रही अपनी बात, तो अभी तो वो कई सालों तक काम कर सकते हैं, और दार्जिलिंग जैसी जगह में जहाँ उनका खुद का घर है, उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। 2-4 साल में धारा भी आत्मनिर्भर हो जाएगी। फिर वो भानु को संभाल ही लेगी। नहीं तो भानु का खर्चा करने के लिए उनके पास पर्याप्त धन है ही। डॉक्टर मृदुल ने धारा और भानु के भविष्य को सिक्योर करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया था। इधर दार्जिलिंग में एक हफ्ता बीतते बीतते सब कुछ सेट हो गया। भानु का एडमिशन घर के पास ही एक स्कूल में करवा दिया गया, जहां वो पैदल ही चला जाता था। धारा जहाँ काम कर रही थी वो क्लिनिक भी वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था, जहाँ वो आराम से जाने लगी, और उसकी आगे की पढ़ाई का सिलसिला भी शुरू होने वाला था। 1-2 दिन में उसे कॉलेज भी जाना था। भानु को जिंदगी में आज तक पहली बार उसने इतना खुश देखा था। स्कूल से लौटते ही गोस्वामी दादा के पास भाग जाता, उनके साथ लगा बगीचे में काम करता रहता। गोस्वामी दादा के ठाकुर और जानकी की निश्चल सेवा ने उसके मन के घाव भी भरने शुरू कर दिए थे। कभी कभी उसके दिल में अपने गांव लौट जाने की हुड़क उठती थी। माँ का प्यार याद आता, अपना घर आंगन याद आता, अम्मा का ममता भरा चेहरा, जब न मौसी की परवाह उसके दिल में कसक जगा जाती। इसके अलावा अरिजीत की वो मुग्ध आंखें, उसकी निराश कदमों से लौटती आकर उसके दिल में टीस जगा देती। अरिजीत का दिया हुआ सुंदर सा स्कार्फ वो गालों से लगाकर अक्सर सो जाया करती थी।
उसके जीवन की कुल धरोहर ये चंद मीठी यादें ही थी जिनके सहारे उसे अपना जीवन काटना था। अरिजीत ने अपना पैक्ड सामान देखा और गहरी सांस ली। आज उसके इस कमरे में आखिरी रात थी। कल वो अपने शानदार सुविधा संपन्न घर में पहुंच जाएगा। रात में खाना खाने का उसका मन नहीं हुआ और वो पैदल ही घूमने निकल पड़ा। मुग्धा 2 दिन पहले ही घर पहुंच गई थी। वो उसे रोज फोन करके मून पैलेस में कराए गए कामों के बारे में बताती रहती थी और उसका और रिया का नाम लेकर उसे छेड़ती भी रहती थी, पर वो कोई जवाब नहीं देता, बस खामोश हो जाता। धारा की अब लगभग रोज ही डॉक्टर मितुल से बात होने लगी थी और भानु तो इतना उत्साहित रहता था कि जब तक छोटी छोटी बातें उन्हें ना बता देता चैन नहीं लेता था। अच्छे खाने पीने और अच्छी देखभाल से एक ही महीने में वो काफी बदल गया था। धारा के चेहरे पर भी एक चमक सी आ गई थी। हालांकि खाने पीने के मामले में वो अब भी बहुत बेकार थी। जान की बेचारी जिद करके रह जाती, लेकिन वो ठीक से कभी खा ही नहीं पाती। उसने काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी शुरू कर दी थी। गोस्वामी दादा उनका बहुत ध्यान रखते थे और जानकी भी घर के कामों में उसे हाथ नहीं लगाने देती थी। इधर अरिजीत जब मून पैलेस पहुंचा तो ये देखकर उसका खून जल गया कि रिया अपने पूरे परिवार के साथ वहां मौजूद थी। यही नहीं, मॉम की सहेली और रिया की मौसी शालिनी भी वहां आई हुई थी। अपने लंबे आकर्षक दर्शनीय पुत्र को देखकर पवित्रा जी की आंखें नम हो गई। उन्होंने उसे गले से लगाकर उसका माथा चूम लिया। उनके पास से हटते ही रिया मुग्धा को एक तरफ करती हुई उसके गले से झूल गई। अरिजीत असहज हो उठा। उसे रिया से इस बेबाकी की उम्मीद नहीं थी। बहुत मिस कर रही थी रिया अरिजीत को। उसकी मॉम ने हंसते हुए कहा, अरे हमें भी तो मिलने दो। रिया के डैडी सबको नॉर्मल करने के लिए बोले और आगे बढ़कर अरिजीत को अपने गले लगा लिया। अरिजीत का बिगड़ा मूड फिर भी सुधर नहीं सका। थकान का बहाना करके वो अपने रूम में चला आया, लेकिन रिया भी उसके पीछे पीछे उसके रूम में आ गई और बोली, बहुत थक गए हैं क्या? वो उसका चेहरा देखे जा रही थी। हाँ, थक तो गया हूँ। प्लीज इफ यू डोंट माइंड, थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ। वो वाकई थकान महसूस करने लगा था। अकेले तो अब नहीं छोड़ सकती, क्योंकि आपके अकेले रहने के दिन तो गए। वह जोर से कहकर हंस पड़ी। रियली आई मिस्ड यू अलॉट। वो एक बार फिर उससे लिपट गई। प्लीज नेवर बी अपार्ट। वो आंखें बंद किए हुए बोली, रिया प्लीज। अरिजीत अनमना हो उठा। उसने रिया के कंधे पकड़कर उसे खुद से दूर किया। चलिए रिया, नीचे चलते हैं। सब लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं। कहकर वह स्वयं कमरे से बाहर निकलने लगा। रिया चिढ़कर बोली, कोई कुछ नहीं सोचेगा, हम दोनों की शादी होने वाली है अरिजीत। रिया खिसिया गई थी। शादी होने वाली है, अभी हुई नहीं है। वो रूखे स्वर में कहता हुआ नीचे की सीढ़ियां उतरता चला गया। रिया हताश होकर वहीं खड़ी रह गई। जब जब वो अरिजीत के नजदीक आना चाहती है, अरिजीत इसी तरह पीछे हट जाता है। अरिजीत को तेज से नीचे आता देखकर पवित्र जी के माथे पर सिकुड़न पड़ गई। पीछे पीछे आती रिया को देखकर कुछ सोचने के अंदाज में उन्होंने अरिजीत की तरफ नजर डाली, जो मुग्धा के पास बैठा उससे बातें कर रहा था। सारे दिन रिया और उसका परिवार वहीं रहे और रात में रघुवीर साहब के साथ डिनर करने के बाद वो लोग चले गए। पवित्रा जी ने रिया को रोकने का आग्रह किया, पर रिया का मूड कुछ उखड़ गया था, इसीलिए उसने मना कर दिया। रघुवीर साहब बोले, चलो आज मैं भी बहुत थक गया हूँ, तुम दोनों हमारे बेडरूम में ही आ जाओ, वहीं बैठकर गप्पे मारते हैं। रघुवीर साहब ने बिमला से सबके लिए कॉफी लाने को कहा और अपने बेडरूम में चले गए। चलो भाई, मुग्धा ने अरिजीत से कहा तो अरिजीत बोला, तुम चलो, मैं बस अभी आया। अरिजीत बाहर निकल कर लॉन में चला आया। आज शायद पूर्णिमा थी। चांदनी रात में हर चीज निखरी निखरी सी लग रही थी। अरिजीत को धारा की याद आ गई। पहली बार इसी लॉन में देखा था उसे। कुछ देर बाद वो मुड़कर अंदर चला आया और थके कदमों से अपने बाबा के बेडरूम की तरफ बढ़ गया। बाबा मुग्धा को कुछ बताते हुए खुलकर हंस रहे थे। कहाँ रह गए थे अरिजीत? तुम्हारी कॉफी ठंडी हो रही है। रघुवीर साहब ने उस पर नजर पड़ते ही कहा, कहीं नहीं बाबा, बस आ ही रहा था। अरिजीत के होठों पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई। रघुवीर साहब उसका चेहरा देखकर बोले, क्या बात है बेटा, बहुत थके थके से लग रहे हो, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अरिजीत बोला,
ठीक हूँ बाबा, आप परेशान मत होइए। तबीयत ठीक है तो फिर तुम रिया और उसके मॉम डैड से ढंग से बात क्यों नहीं कर रहे थे? पवित्रा जी ने तीखे स्वर में पूछा। मॉम, और कैसे बात करता उनसे? पहले से घर में मौजूद थे, मैं तो घर आकर ठीक से बैठ भी नहीं पाया। वो बूझे स्वर में बोला। हमेशा ऐसे ही बातें करते हो? उन्होंने क्या मना किया था तुम्हें आराम करने को? तुम्हारा घर है, जैसे चाहे आराम करो, लेकिन गेस्ट को अटेंड करना ही पड़ता है। पवित्रा जी के बोलने का तरीका देखकर रघुवीर साहब थोड़ा आश्चर्य से बोले। पवित्रा, आप कैसे बातें कर रही हैं अरिजीत से? ठीक है, वो थका होगा, वैसे भी गेस्ट को अटेंड करने के लिए इतने सारे लोग तो हैं। वो गुस्से से बोली। आपको क्या ही बताऊं मैं, या उन लोगों को जो जरा सी भी इम्पोर्टेंस देता हूँ। इतना अच्छा परिवार है, इतनी प्यारी लगती है रिया। अरिजीत बोला। मॉम, मैंने कब मना किया? पवित्रा जी बोली। तुम मना क्या करोगे? अपनी हरकतों से तो जता ही देते हो कि तुम्हें रिया पसंद नहीं है। वो बहुत बुरी तरह गुस्से में आ गई थी। अरिजीत बोला। जब आपको पता है ही कि मुझे रिया पसंद नहीं है, तो फिर क्यों जोर डाल रही हैं? अरिजीत, क्या हो गया है तुम्हें? आराम से बात करो। अभी तक बहुत चक्के से उनकी बातें सुनते रघुवीर साहब हैरानगी से बोले। मैं तो तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा सोच रही हूँ, लेकिन तुम्हें जब कीचड़ में ही मुंह मारना है तो मैं भी क्या कर सकती हूँ? पवित्रा जी और भड़क उठी। मॉम, आप बिना बात बात बढ़ा रही हैं। अरिजीत भी चिढ़ गया। मैं बात बढ़ा रही हूँ? तुम्हारे मन में क्या है, क्या समझ नहीं आता मुझे? वो चिल्लाई। बस बहुत हो गया। रघुवीर साहब अपने गुस्से को दबाकर बोले। आप दोनों ये कैसी बहस में उलझ गए हैं? क्या बात है, मुझे बताओ, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? रघुवीर साहब थोड़ा कड़े स्वर में बोले। बताओ अपने पापा को, बताओ ना, अब क्यों चुप हो? मॉम प्लीज, अरिजीत बेबसी से होंठ भींचकर बोला। तो पवित्रा जी गुस्से में बोली। मेरे सामने ही जबान खुलती है तुम्हारी, क्यों? क्योंकि मेरी गलती है। मैंने तुम लोगों को ज्यादा प्यार देकर तुम लोगों का दिमाग खराब कर दिया है। मॉम शांत हो जाइए, क्या हुआ? क्या बात हुई है आप दोनों के बीच? कुछ हमें भी बताइए। मुग्धा ने आगे बढ़कर उनके हाथ पकड़ लिए तो उन्होंने मुग्धा के हाथ झटक दिए और गुस्से में बोली। छोड़ो मुझे। तुम लोगों को ज्यादा प्यार देकर मैंने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है, लेकिन अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मैं भी तुम लोगों को दिखा दूंगी कि पवित्रा सूर्यवंशी कौन है। गुस्से में वो क्या बोल रही थी, उन्हें खुद ही समझ नहीं आ रहा था। पवित्रा, आप चुप हो जाइए, चुप हो जाइए बिल्कुल, कहकर रघुवीर साहब उनके सामने खड़े हो गए। अरिजीत, तुम बताओ मुझे, क्या बात है? फिर वो अरिजीत की तरफ घूमे। बाबा, कोई बात नहीं है, मॉम यूं ही गुस्सा हो रही है। अरिजीत ने धीरे से कहा। हाँ, क्यों नहीं, मैं तो यूं ही गुस्सा हो रही हूँ। बताते क्यों नहीं अपने बाबा को कि तुम उस नौकरानी के पीछे पागल हो गए हो? अरिजीत की बात सुनकर पवित्रा जी ने चीख कर कहा। बेडरूम में सन्नाटा पसर गया। पवित्रा जी की बात सुनकर रघुवीर साहब खामोश खड़े थे और मुग्धा कभी अपनी मॉम और कभी अपने भाई के चेहरे की तरफ देख रही थी। रघुवीर साहब बोले। पवित्रा, आप ऐसे ही कुछ भी कहकर चुप नहीं रह सकती, बताइए क्या बात है? बाबा, कोई बात नहीं है, कहकर अरिजीत आगे बढ़ा, लेकिन रघुवीर साहब ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया और बोले। मैं पवित्रा से बात कर रहा हूँ अरिजीत। हाँ पवित्रा, बोलो, जो आप कहना चाहती हो तरतीब से कहो, मुझे आधी अधूरी बातें नहीं सुननी है। बाबा, बस कर ये जाने दीजिए। अरिजीत चुप नहीं रह सका। अरिजीत, जरा देर चुप रहोगे तुम? मैं सब कुछ पवित्रा के मुंह से सुनना चाहता हूँ। वो कठोर होकर बोले तो पवित्रा जी बोली। मुझसे सुनकर क्या होगा? पूछिए, इससे क्या कमी है रिया में? परिवार भी हमारी बराबरी का है, पढ़ी लिखी कल्चर्ड लड़की है, उससे शादी क्यों नहीं करना चाहता? रघुवीर साहब बोले। सुनिए पवित्रा जी, ये मेरे बेटे की सारी जिंदगी का सवाल है। अगर वो रिया को पसंद नहीं करता तो क्या जबरदस्ती उसे रिया के साथ बांध देंगी? पवित्रा जी बोली। आप समझ ही नहीं रहे हैं, इनकार के पीछे बात तो कुछ और है ना। ये क्या चाहता है? ये हम लोगों की इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहता है और आप उसे शह दे रहे हैं। पवित्रा जी का स्वर फिर ऊंचा हो गया। रघुवीर साहब बोले। मुझे आपकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है। मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे हमारा मान सम्मान कम हो। अच्छा,
फिर मैं झूठ बोल रही हूँ। वो देश में आ गई। पूछिए इससे कि ये डॉक्टर मृदुल के हॉस्पिटल क्या करने गया था। बार बार उस नौकरानी से मिलकर क्या साबित करना चाहता है? क्यों हमारी इज्जत डुबोने पर तुला है? पवित्रा जी की बात सुनकर रघुवीर साहब शॉक्ड रह गए। उन्होंने अपनी नजरें अरिजीत के चेहरे पर डाली, जिसका चेहरा अपनी माँ की बात सुनकर गंभीर हो गया था। अरिजीत, तुम्हारी मॉम ये क्या कह रही है? वो अरिजीत की तरफ मुड़कर बोले तो अरिजीत बोला, बाबा, बात वो नहीं है जैसे मॉम बता रही हैं। मैं पवित्रा जी उसकी बात बीच में काट कर बोली, मैं तो क्या? अब बताओ ना अपने पापा को। उनको बताओ कि कैसे तुम उस धारा के पीछे पीछे हॉस्पिटल गए थे। मुझसे क्या कहा था तुमने, बताओ ना। अरिजीत बोला, मॉम, मैंने आपसे कहा था। मैंने जो भी कहा था उसमें क्या गलत था? उसकी माँ के मरने की वजह से उसकी और उसके भाई की पढ़ाई छूट गई थी। मैंने उन दोनों की पढ़ाई शुरू करवाने को ही तो कहा था। पवित्रा जी गुस्से में बोली, हाँ, जैसे मैं जानती नहीं कि तुम कैसे पागल हो रहे हो उसके लिए। वो बहुत सुंदर है, मानती हूँ, लेकिन क्या सिर्फ सुंदर होने की वजह से वो नीच लड़की हमारी बराबरी कर लेगी? पवित्रा जी की बात सुनकर रघुवीर जी चौंक कर बोले, पवित्रा, आप कैसी बातें कर रही हैं? वो एक अच्छी लड़की है। उसे नीच कहने का क्या मतलब? क्या नीचता की है उसने? वो तो दिल लगाकर आपकी सेवा करती थी। सेवा? माय फुट! बड़े घर के लड़कों को अपनी सुंदरता के जाल में फंसाना चाहती है। ये क्या कम नीचता है? वो तड़क कर बोली तो रघुवीर जी बोले, मैंने तो उसे बहुत ही कम बोलने वाली और अपने आप में सिमटी रहने वाली, अपने काम से काम रखने वाली लड़की की तरह देखा है। बहुत ही शिष्ट और सरल लड़की है। मुग्धा का मन किया कि वो भी कह दे कि धारा बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन माँ का मूड देखकर कुछ नहीं बोली। रघुवीर जी बोले, खैर, धारा की छोड़िए, उस बारे में बाद में सोचेंगे। सबसे पहले तो अपनी फ्रेंड शालिनी से बात करके उन लोगों को बता दीजिए। अगर अरिजीत को रिया नहीं पसंद है तो सबसे पहले उन लोगों को मना कर दीजिए। क्या कहा आपने? उन लोगों को मना कर दीजिए? पवित्रा जी की आंखें आश्चर्य से फैल गई। पवित्रा, क्या बिना बेटे की मर्जी के उसकी शादी कर देंगी? मना तो करना ही पड़ेगा। वो उन्हें समझाते हुए बोले, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, समझे आप? वो गुस्से में आ गई। पवित्रा, क्या पवित्रा? मेरे रहते ऐसा कभी नहीं होगा। वो लड़की कभी भी अपने इरादे में कामयाब नहीं होगी। अरिजीत की शादी रिया से ही होगी। वो चिल्लाने लगी, पवित्रा, कैसी बातें कर रही हो? वो उन्हें शांत करने की कोशिश करने लगे। वो गुस्से में बोली, कैसी बातें कर रही हो? आप लोगों ने मिलकर मुझे पागल बना दिया है। अरिजीत को रिया से शादी करनी होगी, नहीं तो। वो बिफर पड़ी। रघुवीर जी बोले, नहीं तो क्या पवित्रा? मेरे रहते ये घटिया लड़की से शादी नहीं कर सकता। वो गुस्से में बोली। अरिजीत अपनी मॉम को इतने गुस्से में देखकर उनके पास आकर बोला, मॉम, आप शांत हो जाइए प्लीज। सब कुछ तुम्हारा किया धरा है। इस दिन के लिए ही इतने लाड़ प्यार से पाला था तुम्हें। तुम्हें एक लड़की के लिए मुझे। उनका आगे का स्वर रुआ सा हो उठा। मॉम, ऐसा नहीं है। आप जो कहेंगी वही होगा। अरिजीत उन्हें मनाने लगा, छोड़ो मुझे। मुझे तुम लोगों से बात ही नहीं करनी है। उन्होंने झटका देकर अपनी व्हीलचेयर से अरिजीत के हाथ हटाए और बेडरूम से बाहर जाने लगी। पवित्रा, रुकिए, कहाँ जा रही हैं आप? रघुवीर साहब आगे बढ़े। मेरे पीछे मत आइए, नहीं बात करनी है मुझे किसी से। पवित्रा जी ने झटके से अपनी चेयर आगे बढ़ाई। रघुवीर साहब ने बेबसी से उनकी तरफ देखा और उन्हें रोकने की कोशिश करने लगे। हट जाओ, हटो सब लोग। वो झटके से पीछे हुई। मॉम, संभाल कर, मुग्धा चिल्लाई। पवित्रा जी और ज्यादा गुस्से में आ गई। उन लोगों से दूर जाने के लिए उन्होंने अपनी चेयर पीछे की ओर की। चेयर का एक व्हील सीढ़ियों पर पड़ा। उनकी व्हील चेयर डिसबैलेंस होकर नीचे फिसलने लगी। एकदम से झटका लगा तो वो भी नीचे गिरने लगी। अरिजीत तेजी से आगे बढ़ा और उनकी चेयर रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस पर पवित्रा जी का पूरा वजन था, इसीलिए वो संभाल नहीं सका। चेयर के साथ साथ वो भी नीचे गिरने लगा। उसने अपने हाथों से अपनी मॉम को कस कर पकड़ा हुआ था, जिससे वो सीढ़ियों से नीचे नहीं गिर पड़े। चेयर को संभालने के लिए अरिजीत ने अपने शरीर को उस चेयर पर अड़ा दिया। उसे एहसास ही नहीं हो रहा था कि उस व्हील चेयर का मोटा पहिया उसके चेहरे पर घाव करता जा रहा है। उसके चेहरे और बालों से खून टपक रहा था।
रघुवीर साहब और मुग्धा ने आगे बढ़कर पवित्रा जी और व्हील चेयर को संभाला। मुग्धा चीखी तो उसकी आवाज सुनकर बाहर से नौकर भागते हुए आ गए। अरिजीत और पवित्रा जी की हालत देखकर उनकी सांसें अटक गईं। जल्दी से सीढ़ियों पर चढ़कर उन्होंने दोनों को संभाला। दो नौकरों ने पवित्रा जी की चेयर संभाली, जिस पर अभी तक अरिजीत के हाथ कसे हुए थे। बड़ी मुश्किल से पवित्रा जी को चेयर से उठाकर बेड पर लिटा दिया। उनको कोई चोट नहीं लगी थी, बस झटका लगने और सीढ़ियों पर फिसलने से वो बहुत घबरा गई थी। लेकिन अरिजीत का चेहरा लहूलुहान हो रहा था। व्हील चेयर के सख्त पहिए ने उसके चेहरे पर गहरे घाव बना दिए थे। पूरा चेहरा खून से रंग गया था। मुग्धा दौड़ती हुई आई और उसके पास बैठ गई। रघुवीर साहब, बिमला और नीतू को पवित्रा जी के पास रहने को कहकर अरिजीत के पास चले आए। बहुत खून बह रहा है सुरेश, खून साफ करो, वो तो हाड़े। परेशान मत होइए बाबा, ज्यादा नहीं लगी है, बस स्किन कट गई है, ठीक हो जाएगा। अरिजीत अभी भी उन्हें दिलासा दे रहा था। साहब, मैंने डॉक्टर साहब को फोन कर दिया है, वो आते ही होंगे। पूरा चेहरा छिल गया है, ऐसा खून कैसे साफ होगा? वो डरते डरते बोला। रघुवीर साहब बोले, कार निकालो, हॉस्पिटल चलते हैं, बहुत ब्लीडिंग हो रही है। उन्होंने अरिजीत को सहारा देकर उठाया। सुरेश दौड़ता हुआ बाहर निकल गया। पवन ने दूसरी तरफ से आकर अरिजीत को थाम लिया। मुग्धा वहीं बैठकर सिसक रही थी। मुग्धा, तुम अपनी मॉम के पास जाओ, रघुवीर साहब ने कहा। मुग्धा नम आंखें लिए ऊपर जाने लगी। आज से पहले उसने अपने घर में कभी ऐसी घटना नहीं देखी थी। रघुवीर साहब मुग्धा से बोले, और सुनो बेटा, भाई के बारे में मॉम को ज्यादा कुछ मत बताना, यही बताना कि बैंडेज करवाने के लिए डॉक्टर साहब के पास गए हैं। जी बाबा। भाई को ज्यादा चोट लग गई है? वो सिसक उठी। नहीं, रघुवीर साहब उसे दिलासा देकर बोले, बेटा ठीक हो जाएगा भाई, तुम परेशान मत हो, जाओ देर मत करो। वो तेज कदमों से अरिजीत के साथ बैठे और ड्राइवर ने तेज गति से गाड़ी दौड़ा दी। मुग्धा के आते ही पवित्रा जी ने पूछा, कहाँ हैं तुम्हारे पापा और भाई? पवित्रा जी भी बेचैन थी। मॉम, वो भाई की थोड़ी चोट लग गई है तो बाबा उन्हें बैंडेज करवाने ले गए हैं, वो नम स्वर में बोली। क्या ज्यादा लग गई है अरिजीत को? सच बताओ मुग्धा। वो और भी बेचैन हो उठी। सच कह रही हो मॉम, ज्यादा नहीं लगी है, लेकिन बाबा ने कहा है बैंडेज करवा लो। वो आंखें चुराती हुई बोली। विमला दी, पानी ले आओ, मैं मॉम को रात वाली दवा दे दूं। मुग्धा ने विमला से घूमकर कहा, जी अभी लाई। विमला सीढ़ियों से उतरी तो सफेद मार्बल की सीढ़ियों पर बिखरे खून को देखकर दहल गई। पानी लेकर वो ऊपर गई और नीतू से कहकर फिर नीचे चली आई। वो गीला कपड़ा लेकर आई और सीढ़ियों से खून साफ करने लगी। पवित्रा जी को दवा देकर मुग्धा वहीं बैठी रही। उसने अपनी मॉम को एक नींद की गोली भी दे दी थी, क्योंकि उनके डॉक्टर ने कह रखा था कि अगर पवित्रा जी ज्यादा उत्तेजित या परेशान हो तो उन्हें नींद की दवा ले लेनी चाहिए, जिससे ज्यादा तनाव से उनकी तबीयत ना खराब हो। वो मॉम के सोने तक उनके ही बेडरूम में बैठी रही। बाबा और भाई को गए काफी समय हो गया था। पवित्रा जी के गहरी नींद में सो जाने के बाद उसने अपने बाबा को फोन किया तो उसे पता चला कि अरिजीत के चेहरे पर स्टिचेस लगेंगे, क्योंकि उसकी स्किन काफी ज्यादा कट गई है। लिविंग रूम में बैठकर वो अपने बाबा और अरिजीत का इंतजार करती रही। आज अपनी मॉम का गुस्सा देखकर वो बहुत डर गई थी। उसे अपने भाई के लिए बहुत बुरा लग रहा था, जो निर्दोष होते हुए भी मॉम की नजरों में दोषी बन गया था। इधर दार्जिलिंग में धारा ने अपनी किताबें समेट कर रखी और फिर क्लिनिक जाने के लिए तैयार होने लगी। आइला दी, आ जाओ, नाश्ता टेबल पर लगा दिया है। जानकी उसका नाश्ता लगाकर उसे पुकारने लगी। आ गई बस। मेरा नाम आइला नहीं, धारा है। हमेशा आइला ही बोलती हो। धारा हल्के से हंसी। नाना दीदी, जानकी नेपाली है ना, जानकर आपको आइला बोलती है, जिसका मतलब नेपाली भाषा में चांद जैसी मनमोहक होता है। गोस्वामी दादा हंसते हुए बोले, तो और गलत बोलती हूँ क्या? दीदी है ही चंद्रमा जैसा खूबसूरत। जानकी ने तुनक कर कहा। गोस्वामी दादा हो करके हंस दिए तो धारा शर्म से लाल हो उठी। गोस्वामी दादा, एक बात बताओ। जानकी प्लेट लेकर वहीं आ खड़ी हुई और बोली। गोस्वामी दादा बोले, हाँ हाँ पूछो। आइला दी और भानु के आने से कैसी रौनक हो गई है।
आप भी हर समय हंसता रहता है, मैं भी खुश हूँ। ओ माँ, नजर मत लगा मेरी खुशी को। क्या अगर गोस्वामी दादा रूठ गए? कितना बोलती हो तुम, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, मेरे को देरी हो जाएगा। गोस्वामी दादा ने उसे छिड़का तो वो खुश खुश हंसती किचन में घुस गई। रात में मून पैलेस लौट कर भी रघुवीर साहब एक नजर बबीता जी को देखकर अरिजीत के पास ही बैठे रहे। डॉक्टर ने उसे पेन किलर दी थी, जिससे उसके घाव में ज्यादा दर्द ना हो और वो चैन से सो सके। रघुवीर सूर्यवंशी साहब बहुत डिस्टर्ब थे। पवित्रा जी का गुस्से से पागल रूप उन्होंने पहली बार देखा था। हालांकि उन्हें अरिजीत का अब शादी से इनकार करना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन इसमें भी उन्हें सरासर पवित्रा जी की गलती लग रही थी। पवित्रा जी को इस तरह अरिजीत को शादी के लिए प्रेशराइज नहीं करना चाहिए था। अरिजीत भी रात से बहुत गुमसुम सा हो गया था। सुबह जब पवित्रा जी सोकर उठी तब भी उन्हें अपना सर भारी भारी लग रहा था। उन्होंने स्टूल के पास लगी बेल बजाई तो विमला फौरन ऊपर चली आई। पवित्रा जी ने पूछा, साहब कहाँ हैं? जी वो तैयार हो रहे हैं, विमला ने सिर झुकाकर कहा। मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉफी लेकर आओ, उन्होंने उसे हुक्म दिया। विमला कमरे से बाहर निकल रही थी कि मुग्धा बेडरूम में प्रविष्ट हुई। मॉम आप उठ गई, कैसा लग रहा है? तबीयत तो ठीक है? मुग्धा ने नरमे से पूछा। ठीक हूँ, उन्होंने संक्षिप्त जवाब दिया। मुग्धा को बहुत अजीब लगा कि उन्होंने अरिजीत के बारे में कुछ भी नहीं पूछा, लेकिन उनकी भी हालत ऐसी ही थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। विमला कॉफी ले आई थी। मुग्धा ने उससे अपने बाबा के बारे में पूछा और नीचे चली आई। नीतू डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। आ जाइए मुग्धा बेबी, ब्रेकफास्ट रेडी है, उसने उस पर नजर पड़ते ही कहा। भाई उठ गए? उसने पूछा। थोड़ी देर पहले विमला देखने गई थी तो सो रहे थे, साहब ने कहा था कि उन्हें सोने देना, अपने आप उठ जाएंगे। ठीक है, तुम बाबा का नाश्ता लगाओ, मैं जरा देख कर आती हूँ, कहकर वो अरिजीत के कमरे की तरफ बढ़ गई। अरिजीत अभी भी बेखबर सो रहा था। उसके बाल उलझे हुए थे और चेहरे के बाईं तरफ खून जमा हुआ लग रहा था। डॉक्टर ने स्टिचेस लगाकर ऊपर से बैंडेज लगा दी थी। अपने आकर्षक भाई के चेहरे पर लगे निशान और खरोच देखकर मोहदा का दिल भर आया। वो धीरे से डोर बंद करती हुई बाहर निकली तो अपने पीछे खड़े रघुवीर साहब से टकरा गई। सो रहा है? उन्होंने धीमे स्वर में पूछा। मुग्धा ने जवाब दिया, जी बाबा। सोने तो आओ, हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। मुग्धा, मैं अभी थोड़ी देर के लिए फैक्ट्री जा रहा हूँ, जल्दी ही आ जाऊंगा। तुम जरा अपनी मॉम और भाई का ध्यान रखना, ठीक है बेटा? उन्होंने ब्रेकफास्ट करते हुए कहा। जी बाबा, उसने स्वीकृति में सर हिलाया। और हाँ, कल जो हुआ उसके बारे में किसी को भी कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ओके बेटा? मुग्धा ने कहा। जी बाबा। उन्होंने डाइनिंग टेबल पर से अपना फोन उठाया और किसी का नंबर मिलाकर बातें करते हुए बाहर निकल गए। पवित्रा जी के दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा था। अरिजीत के बारे में सोचकर उनका सर फटा जा रहा था। अरिजीत कभी उनकी बातें मानने से इनकार भी कर सकता है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें इसमें सारी गलती धारा की लग रही थी। उसने अपनी सुंदरता दिखाकर अरिजीत का दिमाग खराब कर दिया होगा। जो लोग बहुत सीधे बनते हैं वो अंदर से बेहद चालाक होते हैं। वो लड़की भी भोलेपन का नाटक कर अभिजीत पर डोरे डालकर महलों की रानी बनने के ख्वाब देख रही है। अरिजीत कितना पागल है जो उसकी चालाकी नहीं समझ पा रहा है। नफरत से उनकी आंखें सिकुड़ गई। वाकई बहुत बड़ी गलती कर बैठी थी वो, जो उन्होंने धारा को अपने घर में आने दिया। मालकिन, आपके लिए नाश्ता यहीं ले आऊं क्या? विमला हल्के से डोर नॉक कर अंदर चले आई। उन्होंने पूछा, साहब कहाँ हैं? साहब तो फैक्ट्री चले गए हैं, आप सो रही थी, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, विमला ने विनम्र स्वर में कहा। अभी मेरा कुछ खाने का मन नहीं है, तुम अब जाओ, जब बुलाऊं तब आना, रूखे स्वर में कहकर उन्होंने मुंह घुमा लिया। विमला दो पल सकपकाई सी खड़ी रही, लेकिन अपनी मालकिन से नाश्ते का आग्रह करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। वो मुड़ी और चुपचाप उनके बेडरूम से बाहर निकल गई। किचन में नीतू अपने कामों में व्यस्त थी। नीतू ने पूछा, क्या कहा मालकिन ने? अभी मना कर रही है नाश्ते के लिए, विमला ने धीमे स्वर में जवाब दिया। लेकिन अब तो काफी देर हो गई है, नीतू बोली। मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही है पूछने की, तुम पूछ लो, विमला ने कहा। मुग्धा बेबी से कहो, वो नाश्ता ले जाएंगी उनके लिए, विमला बोली। कहकर देख लो, कहकर विमला फ्रिज में से सब्जियां निकालने लगी। नीतू डाइनिंग टेबल पर बैठी मुग्धा के पास चली गई। वो अपने फोन में कुछ देखती हुई बैठी थी।
मॉम का ब्रेकफास्ट लगाकर मेरे साथ आओ। उन्होंने सारी बात सुनकर कहा। नीतू ने जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार किया और ट्रे पकड़कर मुग्धा के पीछे पीछे चल दी। मुग्धा अंदर आकर बोली, मॉम कुछ खा लीजिए, आपको दवाई भी लेनी है। मुग्धा ने देखा कि पवित्रा जी अपनी आंखों पर हाथ रख कर लेटी हुई थी। अभी मैंने विमला को मना तो किया था ब्रेकफास्ट के लिए, वो कठोर होकर बोली। लेकिन अब तो काफी देर हो गई है, आपको दवाई भी लेनी है। मुग्धा फिर बोली, एक दिन दवा नहीं खाऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी। वो अभी भी गुस्से में बोल रही थी। मुग्धा उनकी बात सुनकर घबरा कर बोली, मॉम कैसी बातें कर रही हैं। वो जाकर उनके पास बेड पर बैठ गई। मुग्धा, अभी मुझे परेशान मत करो, जब मेरा मन करेगा मैं खुद खा लूंगी। अभी तुम लोग जाओ यहाँ से, कहकर उन्होंने मुंह फेर लिया। विवश होकर मुग्धा नीतू को बाहर चलने का इशारा करके बेडरूम से बाहर आ गई। वो अभी तक सारी बातें समझ नहीं सकी थी कि उसकी मॉम इतना गुस्सा क्यों है, और कल का उनका गुस्से भरा रूप देखकर वो तो हैरान रह गई थी, क्योंकि इससे पहले कभी उसने अपनी मॉम को इतने गुस्से में नहीं देखा था। अरिजीत की नींद खुली तो उसका हाथ अपने चेहरे पर चला गया, जिसमें काफी टीस हो रही थी। हाथ बैंडेज से लगा तो वो उठकर बैठ गया। उसे अब दर्द हो रहा था। हिम्मत करके वॉशरूम में जाकर उसने अपना चेहरा देखा तो उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। चेहरे पर बाईं तरफ कान के पास काफी लंबी सी बैंडेज लगी हुई थी, यहाँ तक कि वो अपना चेहरा भी नहीं धो सकता था। वो बाहर वॉशरूम से बाहर निकला और बाहर डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ गया। अभी भी उसका सिर चकरा रहा था। अरे भाई, आप बाहर क्यों आ गए? लेटे रहिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को भिजवाती हूँ। मुग्धा उसे देखकर बोली और उठ खड़ी हुई। मैं ठीक हूँ, विमला से एक कप कॉफी क्यों कह दूँ? वो डाइनिंग चेयर पर बैठ गया। कुछ खाने को भी मंगा लेती हूँ, मुग्धा ने कहा। तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया? मुग्धा बोली, हाँ मैंने तो बाबा के साथ ही कर लिया था। और मॉम ने? अरिजीत ने पूछा तो मुग्धा चुप हो गई। मॉम से पूछा था लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि उन्हें भूख नहीं है, उसने धीमे स्वर में बताया। विमला कॉफी रखने आई तो अरिजीत ने उससे मॉम का नाश्ता लगाने को भी कह दिया। अपनी कॉफी यूं ही छोड़कर वो विमला के साथ अपनी मॉम के कमरे में पहुंचा और विमला को ट्रे वहीं रखकर जाने को कहा। विमला, तुमसे मना किया था कि अभी मुझे कुछ नहीं खाना। आहट सुनकर पवित्रा जी गुस्से से बोली, मॉम ब्रेकफास्ट कर लीजिए, आप जो भी कहेंगी वही होगा। अरिजीत ने गंभीर स्वर में धीरे से कहा, तुम्हें जो करना है करो, मुझे कोई परवाह नहीं, बस मेरे पास मत आना। वो बिफर कर बोली, मैं कुछ नहीं करूँगा, जो आप चाहती हैं वही करूँगा। आप शादी की डेट निकलवा लीजिए, मैं रिया से शादी करने को तैयार हूँ। कोई जरूरत नहीं मुझ पर एहसान करने की, वो गुस्से से बिना मोड़े बोली। मैं किसी पर एहसान नहीं कर रहा हूँ, जो आप कह रही हैं मैं वो सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस आप नाराज मत होइए, उसने गमगीन स्वर में कहा और 2 मिनट खड़ा पवित्रा जी के कुछ बोलने का इंतजार करता रहा। लेकिन पवित्रा जी ने जानकर उसकी तरफ मुंह नहीं घुमाया और ये देखकर अरिजीत का चेहरा दुख से भर गया। उसने एक निराशा भरी नजर उनकी तरफ डाली और फिर धीरे धीरे चलता हुआ उनकी बेडरूम से बाहर निकल आया। इधर दार्जिलिंग में आज धारा का मन बहुत उचाट था। पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लगा। एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। अपनी हालत वह खुद नहीं समझ पा रही थी। दीदी, खाना यूं ही पड़ा है, खाया क्यों नहीं? भानु उसके पास चला आया। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है आपकी? धारा बोली, ठीक हूँ भानु, बस भूख नहीं है। भानु बोला, सारा दिन तो मेहनत करती है, भूख क्यों नहीं है? वो पास आया और उसका माथा छुआ। कुछ नहीं हुआ है मुझे, कहकर धारा के होठों पर फीकी मुस्कान आ गई। बस मन नहीं कर रहा खाने का। भानु बोला, दीदी थोड़ा बहुत खा लो। भानु प्लेट निकाल कर खाना डालने लगा। अच्छा अच्छा, मैं खुद खा लूंगी, तुम पढ़ो जाकर, उसने प्यार से कहा और उसके हाथ से प्लेट ले ली। भानु रात में खाने के बाद पढ़ने बैठ जाता था। अब उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही थी। तार ने कह दिया पर खाया नहीं गया। दिल में अब घबराहट सी भर गई थी। आज अरिजीत की बहुत याद आ रही थी। ना चाहते हुए भी बार बार उसका मनमोहक चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था। अचानक ही अरिजीत को एक नजर देखने की तड़प उसके मन में जाग उठी थी।
पर वो इतनी दूर आ गई थी उससे कि अब चाहकर भी उसे नहीं देख पाएगी। दिल को किसी तरह करार नहीं आ रहा था, तो उसने जबरदस्ती थोड़ा बहुत खाया और अंदर आकर अरिजीत का तिरस्कार अपने गालों से लगाकर लेट गई और अरिजीत के ख्यालों में खो गई। इधर अरिजीत गुमसुम सा लॉन में बैठा था। वो अपने बाबा के साथ फैक्ट्री ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन रघुवीर साहब ने कहा कि पहले पूरी तरह ठीक हो जाओ, फिर फैक्ट्री चलना। एक हफ्ते की खामोशी के बाद पवित्रा जी ने रघुवीर साहब के बहुत इसरार करने पर अपनी खामोशी तोड़ दी थी और रिया के पेरेंट्स को सगाई के फौरन बाद शादी की तैयारियां करने को कह दिया था। वो अपनी जीत पर बहुत खुश थी। बच्चे तो आखिर बच्चे ही होते हैं, बेशक खूब लाड प्यार करें, लेकिन कभी कभी अनुशासन के चाबुक से साधना भी पड़ता है उन्हें। भावुकता में अरिजीत थोड़ा बहक जरूर गया था, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। एक बार शादी हो जाए तो उसे उस धारा को भुलाने में समय नहीं लगेगा। सगाई से 2 दिन पहले जब रिया और उसका परिवार मून पैलेस आया तो वो लोग अरिजीत की हालत देखकर शॉक्ड रह गए। खास तौर से रिया को बहुत झटका लगा। अरिजीत का पैर स्लिप हो गया था और उसका चेहरा रेलिंग पर टकराने की वजह से घायल हो गया। सबकी आंखों में उभरते प्रश्न को पढ़ते हुए पवित्रा जी ने सफाई दी। अरिजीत उसी तरह गुमसुम सा बैठा रहा, जैसे कि ये बातें किसी और के बारे में हो रही हो और उसे उनकी बातें सुनाई ही नहीं दे रही है। रिया बहुत निराश हुई थी। जिस आकर्षक कमनीय चेहरे पर वो दिल हार बैठी थी, वो बहुत अजीब लग रहा था। हालांकि पवित्रा सूर्यवंशी ने बताया था कि डॉक्टर ने इंश्योर किया है कि अरिजीत के चेहरे पर पड़े खरोचों और स्टिचेस के निशान बहुत जल्दी ही चले जाएंगे। फिर भी उसे तसल्ली नहीं हुई। पूरे दिन उसकी नजर अभिजीत के गंभीर चेहरे पर पड़ती रही और वे अनबनी हो जाती। वो अपनी मॉम से बोली, ये क्या है मॉम? उसकी मॉम ने पूछा, क्या? पहले अरिजीत का चेहरा तो ठीक हो जाए, अभी एंगेजमेंट करना जरूरी है क्या? वो अपने घर पहुंचते ही बिफर पड़ी। तू वाकई बेवकूफ है। एक क्षण हक्का बक्का जाने के बाद उसकी मॉम बोली, खुद सुन तो लिया तूने कि बहुत जल्दी ही उसके चेहरे के निशान मिट जाएंगे। फिर भी? रिया बोली, क्या फिर भी? और नहीं मिटे तो? कैसा तो खराब चेहरा लग रहा था उसका। श्वेता गुस्से में बोली, मूर्ख हो तुम, चेहरे का क्या अचार डालोगी? तुम्हारे बाबा से 4 गुना ज्यादा वेल्थ है सूर्यवंशी लोगों की। इतने दिनों से तो अरिजीत का रुख देखकर यह लग रहा था कि जाने रिश्ता जुड़ेगा कि नहीं। वो तो अच्छा है कि पवित्र जी ने अपने आप पहल कर शादी जल्दी करने को कह दिया। श्वेता तमतमा उठी। तो सब लोग तो यही सोचेंगे कि सूर्यवंशी लोगों का पैसा देखकर ही अपनी खूबसूरत लड़की से शादी कर दी आप लोगों ने। रियातन की, बहुत खूबसूरत हो ना तुम। बिना पैसे के खूबसूरती मारी मारी फिरती है, कोई नहीं पूछता खाली खुली खूबसूरती को, कहकर उन्होंने मुंह बिचकाया। रिया की आंखों के आगे अनायास ही धारा का देवीय सौंदर्य वाला चेहरा चला आया। सही तो कह रही है मॉम, धारा कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, क्या उसका मुकाबला कर सकती है? श्वेता आगे बोली, लोगों का क्या है, जरा पता चले तो रिश्ता तोड़ने चले आएंगे। वो बोले जा रही थी, और इस गुमान में मत रहना तुम कि तुम कोई अनोखी लड़की हो। इस हालत में भी मून पैलेस से रिश्ता जोड़ने के लिए लोग अपनी लड़कियों की लाइन लगा देंगे और तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की मिल जाएगी उसे। उसकी मॉम ने बिल्कुल ही उसकी इज्जत उतार कर रख दी थी। मॉम थोड़े दिन रुक जाइए ना, रिया ने विनती भरे स्वर में कहा तो श्वेता बोली, रिया पागल मत बनो, मैं तो चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके ये शादी हो जाए, लेकिन मैं अपने दोस्तों से क्या कहूँगी? विधान वगैरह क्या सोचेंगे कि रिया ने कैसे लड़के से शादी की है? वो फिर गुस्सा हो गई तो श्वेता बोली, उस विधान और उसकी फैमिली को तो मैं बुलाऊंगी भी नहीं, पता नहीं एंड मौके पर क्या तमाशा खड़ा कर दे। रिया अपना दिमाग ठीक रखो, उन्हें इनवाइट करने की जरूरत नहीं है, बड़ी मुश्किल से सब कुछ ठीक हुआ है, अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, समझे तुम? रिया पैर पटकती हुई ऊपर अपने बेडरूम की सीढ़ियां चढ़ गई और श्वेता ने संतोष की गहरी सांस ली। कितने दिनों से इंतजार कर रही थी इस घड़ी का। बहुत जल्दी जल्दी सारी तैयारियां करनी पड़ेंगी। वैसे तो लड़की के पेरेंट्स पहले से ही तैयारियां करते रहते हैं, लेकिन जब मून पैलेस से रिश्ता जुड़ा हो तो बात ही कुछ और है। और फिर आने वाले दिनों में सब कुछ हो गया। रिया
और अरिजीत की धूमधाम से एंगेजमेंट हुई। आलीशान पार्टी दी गई और फिर 2 हफ्ते बाद ही होने वाली शादी की तैयारियां पूरा जोरों शोरों से शुरू हो गई। इतने दिनों में अरिजीत का चेहरा काफी हद तक ठीक हो गया था। उसके चेहरे पर बहुत हल्के से निशान रह गए थे। बाकी उसका चेहरा पहले जैसा ही हो गया था, लेकिन उसकी आंखों की जीवंत चमक और मुस्कुराहट कहीं खो गई थी। रघुवीर साहब रोज रोज बुझते जा रहे अरिजीत को देखकर चिंतित हो रहे थे। उन्होंने 1-2 बार अरिजीत को अपने पास बिठाकर उससे बात करनी चाहिए, लेकिन अरिजीत के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अरिजीत के विवाह के दिन सब लोग खुशियों से झूम रहे थे, लेकिन जिसे सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए था, वह अपने कमरे में मुंह लपेटे पड़ा था। पूरे मून पैलेस को फूलों और लाइट से जगमगा दिया गया था। हर तरफ खुशबू के सैलाब उमड़े हुए थे। लोग सजे धजे इधर उधर घूम रहे थे और बिना बात ही खिलखिला रहे थे। दोस्तों और रिश्तेदारों की हंसी ठिठोली के बीच उसे सजाकर वर के रूप में तैयार किया गया तो पवित्रा जी ने खुशी के मारे अपनी नम आंखें पोंछ ली। वो बहुत शानदार लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। भावहीन चेहरा लिए वो यंत्रवत जो कहा जा रहा था वो करता जा रहा था। रघुवीर साहब और मुग्धा उसका चेहरा देखकर उदास हो रहे थे, लेकिन पवित्रा जी बहुत खुश थी। आखिरकार जो उन्होंने सोचा था वो पूरा हुआ। जब बारात के निकलने का समय हुआ तो तैयार बैठे अरिजीत ने 1 मिनट का समय मांगा और वॉशरूम में चला आया। वॉश बेसिन के ऊपर लगे मिरर में उसने सामने पड़ते अजनबी प्रतिबिंब पर नजर डाली। अपना चेहरा ही उसे पहचान में नहीं आ रहा था। आखिरी बार एक सहमा हुआ गमनीय चेहरा उसकी आंखों में कौंध गया। धारा की बड़ी बड़ी झुकी पलकें, कांपते होंठ और बर्फ की तरह सफेद मुखड़ा बार बार उसके ख्यालों में आने लगा। उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू टपक पड़े और वह वहां से हट गया। लग रहा था कि सीने में सांस अटक गई थी। एक दर्द का गोला उसे अपने सीने के अंदर महसूस हुआ। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और अपने सीने को सहलाया, पर दर्द कम नहीं हुआ। उसे बहुत घुटन सी महसूस हो रही थी। एक गहरी सांस उसने अपने अंदर खींची और उस दर्द को अपने अंदर जब्त करने की कोशिश की, पर वो दर्द दिल से निकलकर कम होने के बजाय जैसे उसके रग रग में उतर आया हो। 2-3 लंबी लंबी सांस लेकर अपने आंसुओं को अपनी आंखों के अंदर समेट कर वो बाहर निकलकर बिना किसी से नजरें मिलाए कमरे से बाहर निकल आया। पीछे से दोस्तों ने ठहाका लगाया कि देखो इसे शादी की कितनी जल्दी है, सबसे पहले बाहर निकल गया। वो रात उस शहरवासियों के लिए भी एक आलीशान रात थी, रौनकों से भरी, रोशनियों से जगमगाती, फूलों से महकती। उस रात की शोभा कुछ और ही थी। लोगों के लिए वो एक यादगार लम्हा था। शहर के प्रतिष्ठित और धनी जानी मानी हस्ती रघुवीर सूर्यवंशी के इकलौते बेटे की शादी थी। रात में रिया के गले में माला डालते, उसकी मांग में सिंदूर भरते और मंगलसूत्र पहनाते हुए उसके अंदर की बची कुची रौनक भी खत्म हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल मुरझा गया। जहां रिया खुशी से दमक रही थी, वहीं अरिजीत का चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। लेकिन एक मशीन की तरह उसने अपने सारे काम पूरे किए। फोटोग्राफर के कहने पर विभिन्न पोज भी बनाए, सबके साथ तस्वीरें खिंचवाई और तो और रिया के साथ डांस भी किया। उसकी नकली मुस्कुराहट रघुवीर साहब के दिल में घबराहट पैदा कर रही थी, क्योंकि वो जानते थे कि अरिजीत के चेहरे की मुस्कुराहट दुखों में लिथड़ी हुई है। दूसरे लोग भले ही इस बात को नहीं समझ सके, लेकिन उन्होंने तो अपने हाथों में उसे भरता देखा है। वो कैसे इस बात को नहीं समझ सकेंगे। बाहर तेज आवाज में संगीत बज रहा था। सब लोग खुशी से झूम रहे थे, पर अरिजीत का दिल जलकर राख हो गया था, जिसका धुआं भी कोई नहीं देख सका था। इधर धारा ने पढ़ते पढ़ते अपनी किताबें बंद की और उठ गई।
पैरों के नीचे कुछ महसूस होते ही उसने नीचे झुककर देखा तो अरिजीत की लिखी सिल पैरों के नीचे आकर बुरी तरह कुचल गई थी। उसने तड़प कर वो कागज का टुकड़ा उठाया और हाथ से झाड़कर अपने होठों से चूम लिया। हे भगवान, सब कुछ ठीक रखना, चाहे मुझे कितने भी कष्ट दे दो, पर उसे बिल्कुल ठीक रखना। वो होठों में बुदबुदाई और उस स्लिप को उसने अपने सीने से लगा लिया। किसी अनजाने भय ने धारा के दिल को जकड़ लिया था। वो भगवान से अरिजीत की सलामती की दुआ करने लगी। उसका दिल बहुत बेचैन हो गया था। पता नहीं अजीब सा दर्द उसके दिल में उतर आया था, पर अपनी बेचैनी को दूर करने का उसके पास कोई उपाय नहीं था। वो बस अरिजीत के लिए भगवान से प्रार्थना ही कर सकती थी, इसीलिए वही करने लगी। डॉक्टर मृदुल भी अरिजीत की शादी में आमंत्रित थे। उन्होंने दूर से ही अरिजीत को देखा, लेकिन उनके पास नहीं गए। रघुवीर साहब को शगुन की भेंट देकर वो बाहर से ही बिना रुके लौट आए। बहुत ज़्यादा पैसा भी सुख की गारंटी नहीं है। सुख तो मन से आता है। संपन्नता और सुख में कोई संबंध नहीं होता। अरिजीत का भाव विहीन चेहरा ही उसके दिल का हाल बखूबी बता रहा था। जो दर्द इस समय उसके दिल में था, वो उन्हें उसके चेहरे पर नजर आ रहा था। उन्हें उसके ऊपर बहुत तरस आया। बेचारा बड़े घर का बेटा होने की कीमत चुका रहा था। आज ये शहर छोड़कर जाने का उनका इरादा और पक्का हो गया। धारा से बात हुई तो वो उसे कुछ बता नहीं सके। आज धारा भी कुछ चुप चुप सी थी। ज्यादातर तो भानु ही बात करता रहा। दादा, आप कब आएंगे यहाँ? यहाँ बहुत अच्छा लगता है। इतने सारे फल लटकते रहते हैं पेड़ों पर। आप देखोगे तो खुश हो जाओगे। भानु बहुत उत्साहित था। अच्छा, क्या सच में? डॉक्टर साहब को भानु को छेड़ने में बहुत मजा आता था। हाँ, भानु बोला, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा, वो कोने में जो केले का गाछ पेड़ है, अरे वही जो छोटे से पॉन्ड के पास है, वो पता है किसने लगाया है? कहकर वो हंसे। भानु ने पूछा, किसने? वो बोले, मैंने। भानु हैरानी से बोला, क्या सच में? उसमें तो बहुत सारे पेड़ हो गए हैं। उन्होंने आगे पूछा, और नाशपत्ती में तो इस समय खूब फूल आ रहे होंगे। भानु बोला, हाँ हाँ, फूलों से लदा हुआ है, लेकिन आपको कैसे पता? भानु आश्चर्य में पड़ जाता। कितना भोला है भानु। अब ये बच्चे ही तो उनका जीने का सहारा बन गए थे। शाम को धारा और भानु से बात करके उनकी पूरे दिन की थकान उतर जाती थी। उन्होंने पूछा, भानु, तुम्हारी दीदी को क्या हुआ? ठीक तो है वो? उन्होंने धारा की चुप्पी को महसूस कर लिया था। भानु बोला, पता नहीं क्या हुआ है, काफी दिनों से यूं ही उदास रहती है, पूछे तो कुछ नहीं बताती। शिकायत की भानु ने मुंह फुलाकर। धारा की हालत पर डॉक्टर साहब का दिल भर आया। उसे अरिजीत के बारे में कुछ मालूम नहीं है, फिर भी पता नहीं कैसा दिल का दिल से अदृश्य बंधन है कि वो वहां इतनी दूर से अरिजीत की तकलीफें महसूस कर पा रही है। भले ही उसे पता ना हो कि क्या हो रहा है, वरना सब कुछ अच्छा खासा होने पर भी उसकी उदासी क्यों नहीं खत्म हो रही है। ऐसा लगता है कि दोनों में पूर्व जन्म का कोई बंधन है। पवित्रा सूर्यवंशी जैसे लोग भले ही यह सोच ले कि उन्होंने उन दोनों के बीच सब कुछ तोड़ फोड़ दिया, लेकिन ये अदृश्य धागे सदैव उनको एक साथ बांधे रहेंगे। आगे क्या होगा? क्या धारा और अरिजीत कभी इस अनजानी डोर से अलग हो पाएंगे? अरिजीत के जले हुए दिल की राख उस पर क्या असर करेगी? क्या बिना आत्मा के अरिजीत के साथ रिया निभा पाएगी या कुछ और ही राह पर चल पड़ेगी? क्या पवित्रा जी को कभी अपनी गलती का एहसास होगा? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन, बाय बाय।